खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। कहते हैं कि प्यार इंसान को जीना सिखाता है, प्यार इंसान के जीवन को खुशियों से भर देता है। लेकिन बीते कुछ वक्त से जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, उससे इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज प्यार मरने और मारने पर उतारू होने लगा है। चाहे बात दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की हो या निक्की मर्डर केस की हो, जयपुर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां नाबालिग गर्लफ्रेंड को युवक ने मार डाला। गर्लफ्रेंड की गलती बस इतनी थी कि बॉयफ्रेंड की सगाई हो गई थी। इसको लेकर वो रोज रोज उससे लड़ती थी। तंग आकर बॉयफ्रेंड ने गला घोट दिया। तो क्या अब हमारे युवा इतना हिंसा उनमें हो गई है? क्या वो किस दिशा में जा रहे हैं? क्या उनकी सोच है? और क्या अभी जो हमारी कानून व्यवस्था है वो लचर है या उसको और मजबूत करने की जरूरत है? आज बात इसी मुद्दे पर। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से गेस्ट जुड़ गए हैं। प्रतीक सिंह हैं कांग्रेस नेता, आशीष चतुर्वेदी बीजेपी नेता, योगेंद्र जोशी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, तो डॉक्टर अनीता गौतम मनोचिकित्सक हैं। और डॉक्टर अनीता गौतम, आज सबसे पहले आपका ही रुख करेंगे, क्योंकि जो भी मामले सामने आए हैं, चाहे वो निक्की केस हो, चाहे वो श्रद्धा मर्डर केस हो, या इसके अलावा भी दिल्ली में केस सामने आया, जयपुर में 2 केस ऐसे सामने आए जहां एक व्यक्ति ने अपनी ताई की टुकड़े करके हत्या कर दी, और अब ये केस सामने आया है जहां गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई और इस लड़ाई में ही उसने उसकी हत्या कर दी। किस तरफ युवा जा रहा है? किस तरह की ये मेंटलिटी हो गई है? देखिए, जिस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं कि छोटी छोटी बातों के ऊपर हत्या करना या फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाना, अपने गुस्से को एकाक उसमें किसी का भी मर्डर कर देना गुस्से के अंदर, और रीज़न बहुत छोटा होता है। जैसे तो ताई का आप बता रहे थे कि उन्होंने ताई ने उनको वहाँ पे जाने से मना करा। यहाँ पे सिर्फ गर्लफ्रेंड ये कह रही थी कि मेरे को आपने मेरे साथ गलत किया है, आपको सगाई नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि आज के समाज में स्पेशली युवा वर्ग, उसके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इमोशंस कहीं ना कहीं उसके सही तरीके से नहीं निकल रहे। इस वजह से अंदर ही अंदर परत दर परत बैठता है और एकाएक एक ज्वालामुखी की तरफ फूट जाता है। हमें ज़रूरत है कि अभी देखने की, सही दिशा देने की युवाओं को, ताकि ये एग्रेशन कहीं हमारे समाज को ना लील जाए। युवा अब आजकल जैसे रिलेशनशिप की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आजकल हम रिलेशनशिप को भी डिस्पोजेबल मानने लग गए कि एक बार किसी से बात करी, उसके साथ अफेयर किया और शादी तो जरूरी है ही नहीं। आज के युवा पीढ़ी के अंदर एक धारणा है कि अगर हम किसी से अफेयर करें तो दैट इज़ फॉर टाइम पास, 1-2 साल बाद हम शादी किसी और से करेंगे। तो ये जो चीज़ डिस्पोजेबल रिलेशनशिप की जो धारणा, लिव इन में जो रहने लगे, उनको भी लगता है कि कोई बात नहीं, रह कोई बात नहीं। तो कई बार जब व्यक्ति बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाता है तब वो अपना बोलता है कि नहीं, आप हमारे साथ इतने टाइम तक रहे तो अब हम आपसे शादी करेंगे। वहीं दूसरा व्यक्ति इससे कतराने लग जाता है और ये काफी सारे जो क्राइम्स हो रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बेस बन जाता है कि सामने वाला मुझको प्रेशराइज कर रहा है, मेरी जिंदगी फंस जाएगी, मैं इससे निकल नहीं पाऊंगा। और ये सब कि किस तरीके से हम इसको बाहर निकालें, और बाहर निकालने के जो ये क्राइम के जो रास्ते हैं, ये कहीं ना कहीं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर और नेट पर बहुत इजीली अवेलेबल है कि आप अगर मर्डर करते हो तो मर्डर को कैसे छुपाया जाए, आपके खून के निशानों को कैसे साफ किया जाए, बॉडी को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो ये सारी चीज़ें मिलकर कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को एक गलत दिशा दे रही है और बात अभी हमें संभलने की है। योगेंद्र जी, क्या बहुत सारी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक दिक्कतें तो हैं ही, हम बहुत अग्रेसिव हो गए हैं, क्या अभी डर, अगर जो है, जो डर एक कानून के लिए होता है, क्या वो कम हुआ है कहीं? मेघा जी, बहुत ही पेचीदा मामला है। आपको ये मैं बता देना चाहूँगा कि 498A और 304B एक कानून बना था 1983 में।
जब बहुओं को जला दिया जाता था, ऐसा मानते थे और बहुत ही ज़्यादा। तो उसमें आप देखिए घर के घर जेल में चले गए। मैं उस समय थानेदार था 85 में, तो एक परिवार के 8-8, 10-10 लोग जेल चले गए। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि वही सुप्रीम कोर्ट और वही लोग आज इसको ये कहते हैं कि ये पैसा कमाने का एक तरीका है, आपस में बार्गेनिंग करते हैं, इसलिए ये मुकदमे दर्ज होते हैं। समझ गए आप? यही चीज अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जब अत्याचार होने लगे, पॉक्सो एक्ट में लड़कियों के साथ बलात्कार होने लगा, उनके साथ व्यभिचार होने लगा, तो कानून बना दिया पॉक्सो एक्ट का, उसमें आजीवन कारावास और फांसी की सजा कर दी। अब इन सब चीजों की जानकारी अपराधियों को है। जैसे ही उन लोगों को ये पता चलता है कि अब ये 16 साल 17 साल की है, सबको पता है कि 16 साल की है, 17 साल की है, अगर इससे मैं शादी नहीं करूंगा और ये कहीं बाहर चली गई थाने में कहीं, तो मेरी जमानत नहीं होगी। पॉक्सो एक्ट में 2-2, 3-3 साल तक बाहर नहीं आता। बलात्कार का मामला लगता है। दूसरा, कुछ भी हो जाए, एविडेंस है कि नहीं है, परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से सजा हो जाती है। तो क्या करते हैं, ज्यादातर जितने अपराध हो रहे हैं, जो आपने देखा दिल्ली में हुआ, एक हैदराबाद में हुआ था जो एक नर्स डॉक्टरनी को जला दिया था, ऐसे अनेकों हैं जिनमें ये अब क्या करने लग गए कि एविडेंस ही न रहे और उसको खत्म कर दिया जाए। मारने पे क्या होगा, 302 का मुकदमा दर्ज होगा, एविडेंस होंगे नहीं, और 302 के मुकदमे में ज्यादा से ज्यादा साल भर, 6 महीने, 1.5 साल में जमानत हो जाएगी, क्योंकि वो 302 हो गया। उसमें ये पॉक्सो और ये लागू है ही नहीं, पता ही नहीं पड़ेगा ना भाई ये चीज हुई कि नहीं हुई है, क्योंकि उसको तो मार दिया। तो बात ये हो रही है कि अब जहां तक मेरा अपना सोच है कि इस प्रकार जिस तरह से हम कानून बना देते हैं और समाज पे थोप देते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने हार्ड कानून बनाया, लेकिन उस कानून के प्रोसीजर में भी आप चेंज करिए, उसके अंदर समाज में विपरीत प्रभाव न हो, उसका भी आप ध्यान रखिए। और अब हत्याएं हो रही है, बताइए, पहले तो चलो 16 साल की लड़की के साथ हो गया बलात्कार, लेकिन अब तो हत्या हो रही है, अब तो उसके साथ उसको बचने के कोई चांसेस ही नहीं है। और माँ बाप को ये जानकारी भी होती है, तो माँ बाप, जबकि होना क्या चाहिए कि लड़कियों के माँ बाप को ज्यादा सावधानी इसलिए बरतनी चाहिए कि 16 साल की 17 साल की बच्ची कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, उनको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि लड़कों के बारे में तो उनके माँ बाप को पता है कि नहीं है, लेकिन नुकसान लड़कियों का हो रहा है। लेकिन यही मेरा सवाल था सर कि क्या कानून व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए था? आपने इसका जवाब भी दिया, अब कैसे होना चाहिए ये इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन प्रतीक जी, उत्तर प्रदेश अपहरण के मामलों में, हत्या के मामलों में जो एनसीआरबी की पिछली रिपोर्ट आई उसमें आगे है, अब क्या राजस्थान भी इसको कॉम्पिटिट कर रहा है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि ये सवाल उठाना बेईमानी होगा। वो इसलिए होगा कि अगर कोई आदतन अपराधी इस तरीके के अपराध करता है तो पुलिस पे और सरकार पे सवालिया निशान हो सकता है, लेकिन कोई आदतन अपराधी ने तो अपराध किया नहीं है। वो दोनों एक रिलेशनशिप में थे या नहीं थे, वो आगे जांच का विषय और जांच कर रही है पुलिस। उन्होंने उस व्यक्ति ने उसकी हत्या की, तो मेरे को ऐसा लगता है कि समाज भी कोई एक अलग तरफ मुड़ चुका है। और जहाँ पे हम हमारी बेटियों को तो हम देखना चाहते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, हम हमारे बेटों को समझाना ही नहीं चाहते हैं कि आप अगर बाहर जा रहे हो तो लड़कियों को मत छेड़ो, लड़कियों के साथ में ऐसा व्यवहार मत करिए। तो ये मुझे लगता है कि माँ बाप को और समाज को ज़्यादा शिक्षा लड़कों को देने की ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियाँ असुरक्षित हैं और लड़कों से असुरक्षित हैं। तो एक पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है ये कि हम एक अच्छे समाज की तरफ जाएं और जहाँ पे इस बारे में अवेयरनेस फैलाएं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम लोगों को सभी पे, चाहे लड़कियों हो चाहे लड़कियों, हमारी जब माँ बाप अपब्रिंगिंग करते हैं तो उनके ऊपर एक निगरानी रखनी चाहिए, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। जब आदतन अपराधी अपराध करता है तब ये लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट हो सकता है। अपराध कम होने चाहिए। अब आप देखिए कि राजस्थान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया और जल्द से जल्द सजा करवा देंगे उनको। पर ये तो बहुत लंबा मामला है, जनवरी का ये मामला है, उसके बाद बहुत दिन जो एफआईआर है वो गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई, उसके बाद जो मामला है वो चला भी, जब एक किसी व्यक्ति ने देखा तब इसके बारे में पता चला। मेरा कहना ये है कि क्या, क्योंकि इससे पहले भी कई केसेस सामने आए हैं, अगर हम जनवरी से लेके देख ले, बहुत सारे केसेस राजस्थान में ऐसे सामने आ रहे हैं जहां हत्या के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जहां अपहरण के मामले दर्ज हो रहे हैं, बलात्कार में तो राजस्थान आगे है ही। तो क्या अब राजस्थान के जो पुलिस है उसको इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? देखिए, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं। आप बोल रहे हैं कि बलात्कार के मामले में राजस्थान नंबर 1 है, नहीं है, क्योंकि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है पिछली बार, उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है साफ साफ, और ये एनसीआरबी केंद्र सरकार के अंडर में आती है, तो उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जितने केस राजस्थान में दर्ज हुए हैं उसमें से 50% मामले झूठे हैं। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है।
दूसरी बात यह है कि 17 जनवरी का ये किस्सा है। 17 जनवरी को जब युवती के माँ बाप थाने में गए तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बोला कि हमारी लड़की मिल नहीं रही है। पुलिस ने वो रिपोर्ट दर्ज करके उसकी जांच शुरू कर दी। जांच शुरू करने के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और एविडेंस मिले तो उस बिहाफ पे आप देखिए कि कल गिरफ्तार कर लिया। आप गिरफ्तार करने के बाद में कोर्ट में पेश करेंगे और सबूतों के साथ सख्त से सख्त सजा दिला देंगे। आशीष जी, प्रतीक जी तो कह रहे हैं कि एनसीआरबी जो है वो केंद्र के अंडर है, तो ऐसे में राजस्थान तो बलात्कार के मामले में नहीं है पहले नंबर पर। देखिए मेघा जी, मैं उस बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन आपने जो विषय आज रखा है और जो घटनाक्रम पूरे देश में हो रहे हैं, चाहे हम श्रद्धा मर्डर केस की बात कर लें, चाहे भी निक्की यादव वाले मर्डर केस की बात कर लें, और आपको ध्यान होगा कि बूंदी की एक लड़की थी जिसका बॉम्बे में नवी मुंबई में एक ब्रिज पे शव मिला था। ये सारे वो सिमिलर केसेस हैं जो समाज में हुई मानवीय मूल्यों में गिरावट को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से मैं भी मनोचिकित्सक जी को भी सुन रहा था और योगेंद्र जी को भी सुन रहा था, तो कहीं ना कहीं हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम समाज को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। लेकिन प्रतीक जी ने जिस तरह से राजस्थान में जो अपराध हैं, जो लचर कानून व्यवस्था है, उसका जिस तरह से आप बचाव कर रहे हैं, जो कि आप डिफेंस कर नहीं सकते हैं। ये एनसीआरबी आंकड़े की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप एनसीआरबी के आंकड़ों पे मत जाइए। मेघा जी, हर साल राजस्थान की पुलिस जब वर्ष का एंड होता है तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखती है कि हमने कितने मुकदमे कितने दर्ज किए और इस लास्ट ईयर कितने थे। 2021 की हम बात करें पूरे राजस्थान में, तो 2021 में राजस्थान में 1,53,103 मुकदमे दर्ज हुए थे, जो 2022 में बढ़कर के 1,69,008 हो गए। ये राजस्थान की पुलिस के आंकड़े हैं। हाँ। और अगर हम रेप और अटेम्प्ट टू रेप की बात करें तो ये फैक्ट है कि राजस्थान 2019, 20, 21 और 22 में पूरे देश में लगातार नंबर 1 बना हुआ है। मैं वो आंकड़े भी आपके सामने रख सकता हूँ। 2021 में 6,337 मुकदमे रेप और अटेम्प्ट टू रेप के दर्ज हुए। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, जरा ये बताएंगे? दूसरे नंबर पर आई थिंक यूपी आता है, मध्य प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश का भी नंबर है। देखिए, हमको किसी का बचाव नहीं करना है मेघा जी, हमको जब चर्चा करने हैं तो हमको सारे पहलुओं पे बहुत अच्छे से चर्चा करनी चाहिए कि क्या अपराधियों में राजस्थान में भय है, क्या नहीं है। ये फैक्ट है। आप देखिए कि ये बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता मेघा जी बताते हैं कि साहब हमने राजस्थान में FIR जो है वो हमने जो है करा कि कोई भी जाके करा सकता है। देखिए मेघा जी, यहाँ पे योगेंद्र जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि साहब हमने अपराधी को पकड़ लिया। मेघा जी, राजस्थान में ऐसी स्थिति कभी नहीं थी कि आप हत्या कर दें किसी का और कोई भी आदमी हो और हम उस अपराधी को न पकड़ पाएं। ये राजस्थान पुलिस में ऐसा कभी नहीं रहा है। FIR निश्चित रूप से दर्ज होती है, चाहे अपहरण की बात कर लें, चाहे रेप की बात कर लें, चाहे हत्या की बात कर लें, चाहे चोरी की बात कर लें। ऐसा राजस्थान में कभी नहीं था जो पिछले 4 सालों में हुआ है कि जिस तरह से अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। इवन जयपुर में मेघा जी, जयपुर में 2021 और 2022 के कंपैरिजन करेंगे तो 22% अपराधों में वृद्धि हुई है। निश्चित रूप से ये लचर कानून व्यवस्था का भी मुद्दा है और समाज में आई गिरावट का भी मुद्दा है। प्रतीक जी, देखिए आशीष जी, मुझे लग रहा है कैमरे के सामने झूठ बोल गए। मैं आपको एनसीआरबी की रिपोर्ट का ही हवाला दे देता हूं कि आईपीसी के जो मामले दर्ज हुए हैं 2021 में, उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर यूपी और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तो राजस्थान नहीं आता है। और जिस केसेस की बात कर रहे थे कि राजस्थान पुलिस दर्ज करती है, उसी के लिए तो एनसीआरबी बता रही है कि 50% मामले झूठे थे। सबसे ज्यादा अपहरण के मामले कहां पर है, मैं आपको वो आंकड़ा भी बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में है और राजस्थान में तो आधे भी नहीं। और फिर अपहरण होने के बाद में टॉप 5 में आपको मैं बताता हूं, यूपी में 14,554 केस दर्ज हुए और राजस्थान के अंदर है 7,717। उसके बाद में अगर आप रिकवरी रेट की बात करेंगे तो रिकवरी रेट राजस्थान में 81% है। अगर अपहरण हो जाता है तो यूपी में 50% ही है। उत्तर प्रदेश से आप मैं कंपटीशन कर ही नहीं रहा, मैं उस मुद्दे उस तरफ मोड़ना ही नहीं चाहता था इस डिबेट को। मैंने तो सिर्फ ये बोला था कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन जब उठता है जब आदतन अपराधी अपराध करे। अगर हमारे घरों के अंदर छुपे हुए लोग या हमारे घरों के अंदर रह रहे लोग अपराध कर रहे हैं तो प्रशासन को और पुलिस को कैसे पता लगेगा कि वो अपराधी हैं। राजस्थान की जनसंख्या तो 8 करोड़ है, तो उसके लिए हमें सामाजिक तौर पे काम करने की जरूरत है और समाज में इस तरीके की चीजें फैलाने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया, योगेंद्र जी से इसलिए सवाल किया था कि लचर व्यवस्था हमारी कानून की है, इसलिए किया था क्योंकि कहीं ना कहीं खौफ तो नहीं है, कहीं ना कहीं डर होना जरूरी है। ये तो एक केस है, इसके अलावा भी बहुत सारे केस है। क्यों डर खत्म होता जा रहा है लोगों का?
देखिए, लोगों का डर, लोगों को तो डर है, लेकिन अपराधियों में भी डर है साथ में। कोई वो नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हमें हमारे मानवीय मूल्य जो हैं और हमारे जो समाज में है, कि हम हमारी बेटियों को तो रोकना चाहते हैं कि आप 8 बजे बाद मत जाइए, आप ये काम मत कीजिए। हम हमारे बेटों को क्यों नहीं समझाना चाहते कि आप अगर बाहर जा रहे हैं तो लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए? ये हम समझाना नहीं चाहते। तो समाज में एक अमूलचूल बदलाव की जरूरत है, और जिस तरीके से हम हमारे जो लड़कों की परवरिश आगे करें, तो मैं तो यही चाहता हूं कि हम हमारे लड़कों को ये समझाएं कि आप बाहर जाकर के लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार ना करें। योगेंद्र जी, ये सवाल आपके लिए, क्योंकि आप कह रहे थे कि लड़कियों का ध्यान रखना चाहिए, लड़कों का तो पता नहीं होता उनके माँ बाप को। मेघा जी, मेरा ये कहना है कि लड़कियां जो है, ऐसा नहीं है कि आप लड़कों का ध्यान नहीं रखें। मैं ये कह रहा हूं कि हमें जब जैसे ही पता लग जाता है कि हमारी लड़की कहीं बाहर चली गई है, या हमें जानकारी है कहीं किसी उसके साथ, दोस्त के साथ उसके संबंध है, तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज़ का ध्यान रखें और पुलिस को सूचना दें। ये तो जो ये है, उनके लिए लड़कों का तो आप ध्यान रखिए। लड़कों का ध्यान रखेंगे तो लड़कों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वो अपराध कर देते हैं, उनका क्या बिगड़ता है? एक बच्ची की जान चली जाती है, उसके साथ व्यभिचार हो जाता है, उसके साथ गैंग रेप हो जाता है, और मात्र ये कह के कि साहब लड़कों का ध्यान रखना चाहिए और लड़कियों का नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी जहां भी लड़कियां हैं, तो परिवार के सदस्य हों, गांव के सदस्य हों, मोहल्ले के सदस्य हों, उनको सबको ध्यान रखना चाहिए बच्चियों का, कि वो बच्ची किसके साथ घूम रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। साथ में लड़कों का भी तो रखना चाहिए ना कि वो किसके साथ घूम रहे हैं, उसकी सूचना माँ बाप को भी देनी चाहिए, पुलिस को भी देनी चाहिए। और जहां तक लड़कों का सवाल है, तो लड़कों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे, लेकिन करने कौन नहीं देता? जो हमारे समाज के जो ठेकेदार हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, जो मानवाधिकार आयोग है, फलाना है, डिमाका है। तो जब मैं पुलिस में था तो हम देखते थे इसमें पार्कों में लड़के लड़की बैठे हैं, उस समय में हम भगा दिया करते थे, पकड़ के थाने ले जाते, माँ बाप को बुलाते थे। आज आप करके देख लीजिए कि आप अगर उनको टोक सकते हो क्या? क्यों नहीं होता सर? तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि समय बदल गया। समय बदलने के साथ साथ ये हो गया कि अगर मैच्योर हैं लड़के लड़की, अब 16 साल की लड़की है, उसका पता थोड़ी चलता है कि वो 18 की है कि 17 की है कि 16 की है। लेकिन मेरे कहने का ये है कि ये जो राजनीतिक दल हैं, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट देते हैं, यूपी, मध्य प्रदेश और वहाँ से तुलना करते हैं, मेरा इनसे आग्रह है कि इसकी तुलना तो मत कीजिए। जनसंख्या की तुलना से अगर नापेंगे तो राजस्थान सबसे ऊपर है, अगर जनसंख्या से तोल लेंगे तो। मेरा यह कहना है कि 1 महीने पहले इस बच्ची की रिपोर्ट गुमशुदगी की दर्ज हुई। 1 महीने से, और उसकी नामजद रिपोर्ट है कि उस लड़के के साथ गई है। 1 महीने से पुलिस नहीं ढूंढ पाई। जब उसकी लाश ऊपर आ गई, और इनको पता चल गया पुलिस को कि साहब ये मर्डर हो गया इसके साथ, तब जाकर के इनकी नींद खुली, और जब उस लड़के को ढूंढा है और तब उसको ढूंढ के लाए हैं। ये काम पहले भी हो सकता था ना। मुझसे पुलिस की आलोचना करवा सकते हैं आसानी से ये लोग, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि पुलिस अगर करना चाहती तो पहले कर लेती। और इसी प्रकार से हमारे यहां पूरे राजस्थान में जो गैंगवार हो रहे हैं, जो अपराधी गोलियां चला रहे हैं, वो इनकी घोर लापरवाही है। इनका इन पुलिस के ऊपर कंट्रोल नहीं है राजनीतिक दलों का, और इस वजह से इसका भुगतान जनता को करना पड़ रहा है। दूसरा सुनिए आप, मैं अब और सुन लीजिए। मैं और ये कहना चाहता हूं कि कानून की जो परिभाषाएं हैं और कानून के मत हैं, उनमें परिवर्तन कीजिए। जो माइनर और मेजर क्या है उसमें परिवर्तन कीजिए। बात करेंगे, लेकिन एक बार जवाब ले लेते हैं प्रतीक जी। देखिए, योगेश जी के साथ में मैं काफ़ी बार चर्चा में रहा हूं। तो योगेश जी पहले तो कहते थे कि जब आप अपराधियों को पकड़े तो उनको गोली मारे, उनको पकड़ के लेके आए। तो जब गैंग अगर कोई गोली चलाने की वारदात हुई और उसके बाद में जब राजस्थान पुलिस उसको पकड़ के लेके आई और जब उनको गोली मारी गई पैर में, तो उसके लिए तारीफ करनी चाहिए राजस्थान पुलिस की। अगर ऐसी कोई घटना राजस्थान पे होगी तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपने उसके प्रमाण देख लिए, चाहे कोई गैंगस्टर हो, चाहे गोली चलाने वाला हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और अपराधी जो आप इस केस की बात कर रहे हैं, वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, उस व्यक्ति से पूछताछ की गई, लेकिन जब लाश मिली तब पता लगा कि ये मर्डर हो गया है और उसके बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर मैं कह रहा हूं, आप देखना कि जल्द से जल्द उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। ये प्रतीक जी, इसको लेकर मेरे लिए सवाल भी है, और आपके लिए भी और आशीष जी आपके लिए भी, क्योंकि जब ये हम लचर व्यवस्था की बात करते हैं या कानून में बदलाव की बात करते हैं, विधानसभा हो या संसद हो, क्या इन मुद्दों को उठाया नहीं जाना चाहिए? प्रतीक जी, पहले आप जवाब दें।
देखिए, इन लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को हमेशा से उठाना चाहिए। ये हम सभी की ज़रूरत है और हम जब एक समाज में रह रहे हैं, उस तरीके के समाज में रह रहे हैं कि जहाँ पे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो इस मुद्दों को उठाना चाहिए। और मुद्दे उठने के साथ में विधानसभा में मुद्दे उठते हैं, तो मुद्दे उठने के साथ साथ आप देखिए समय समय पर राजस्थान की सरकार ने अलग अलग तौर पे कमेटियां गठित की हैं, SIT गठित की है और वो काम कर रही है। और आप धीरे धीरे आप देखेंगे, अगर कोई गोली की वारदात हुई या किसी तरीके की वारदात हुई है तो पुलिस पहले से ज्यादा सतर्क हो गई है और कार्रवाई कर रही है। और लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो समय के साथ में उसमें सुधार की जरूरत है, ये मैं मानता ही हूं। और सिर्फ राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश और MP में तो क्या होता है, आपने हाथरस देखा, कठुआ देखा, उन्नाव देखा, क्या हालत हो रही है। MLA भाजपा के कर रहे हैं और उनकी सरकारें उनको बचा रही है। कम से कम राजस्थान में आपको ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। आशीष जी, इसका जवाब दीजिए और साथ ही ये बताइए, संसद में कितना इस मुद्दे को उठाया जाता है? देखिए मेघा जी, ये एक फैक्ट है कि राजस्थान में पिछले 4 सालों से जो लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट है उस पर सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। और अपराधियों में जिस तरह से आप देखिए भय बिल्कुल भी नहीं रहा है। पुलिस पर फायरिंग हो रही है, DSP पर अभी 4 दिन पहले धौलपुर में फायरिंग हुई है। जिस तरह से बिजली कर्मियों को भी झुंझुनू में पीटा गया है, जिस तरह से राजस्थान में, जैसा योगेंद्र जी बता रहे थे कि गैंगस्टर का राज हो गया है, यहाँ की जेलों से आकर के वो ऑपरेट कर रहे हैं, रंगदारी वसूल कर रहे हैं। और यहाँ के DGP ने खुद ने कहा है कि राजस्थान को अब मकोका जैसे कानून की आवश्यकता है ताकि हम ऑर्गेनाइज क्राइम पर नियंत्रण कर सकें। तो हम पूछना चाहते हैं सत्ताधारी दल से कि भाई उसकी इस बारे में क्या योजना है कि ऑर्गेनाइज क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए। और आप बार बार बात करते हैं मेघा जी, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर में एक बहुत आमूलचूल बदलाव किया, जनता में एक भरोसा बैठाया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी माफिया प्रवृत्ति के लोग होंगे उनको जेल जाना पड़ेगा। और ये बात राजनीति में टॉप लेवल से कही गई, CM स्तर से कही गई। और इस मुद्दे पर हमने जनता के बीच में गए और चुनाव लड़ा। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री जनता के बीच जा सकते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर में नियंत्रण किया है? क्या वो इस मुद्दे पर जाके जनता के समक्ष चुनाव लड़ सकते हैं? मर्डर केस में अब नंबर 1 बना हुआ है। NCRB की रिपोर्ट, हालांकि वो कह रहे हैं कि केंद्र की होती है, लेकिन अब उसमें भी नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। लेकिन ये फैक्ट है मेघा जी, ये फैक्ट है कि अपराधियों में वहां भय है, अपराधी भाग रहे हैं। राजस्थान में उल्टा हो रहा है, दूसरे स्टेट के अपराधी राजस्थान में आकर के शरण ले रहे हैं। पंजाब की पुलिस आकर के अपराधियों को यहाँ से पकड़ती है, राजस्थान पुलिस को कानों कान खबर नहीं होती है। पहली बार हुआ है राजस्थान के इतिहास में, योगेंद्र जी इसके बता देंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजस्थान के अंदर गैंगस्टर रंगदारी वसूल करें, आए दिन बिजनेसमैनों को प्रताड़ित करें। ऐसा मैंने कभी नहीं सुना और मेघा जी आपने भी नहीं सुना होगा। जी प्रतीक जी क्या कह रहे थे, आप बताएं। देखिए, मैंने अभी कुछ सवाल किए थे तो वो उसका जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रहा था हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, कठुआ में क्या हुआ और किसने उनका संरक्षण किया है जिन्होंने ये ऐसे कृत्य किए। दूसरी बात, मकोका की अगर बात कर रहे थे तो विधानसभा में भाजपा ने कितनी बार ये मुद्दा उठाया कि मकोका आना चाहिए। सरकार तो इस सब चीज़ों के लिए सीरियस है। आप आकर के यहाँ बात भी कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, लेकिन विधानसभा में एक भी बार इस तरीके का कोई भी मुद्दा नहीं उठाया। ये विपक्ष का भी धर्म है और राजपक्ष का भी धर्म है, दोनों। हम लोगों बिल्कुल, विपक्ष को अगर कोई है तो चीज़ उठानी चाहिए विधानसभा के अंदर। अगर आप चाहते हैं मकोका है तो आप उठाइए। आप हम राइट टू हेल्थ लेके आ रहे हैं, उसका तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब आप अगर चाहते हैं मकोका है तो उसके लिए आप विधानसभा में उठाइए ना आवाज़। आपकी आवाज़ किसने रोकी है आपकी? तो ये उठाना चाहते नहीं है, सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर राजस्थान में अगर लॉ एंड ऑर्डर सुदृढ़ नहीं होता, राजस्थान की नीतियां नहीं होती, तो राजस्थान में जितने उपचुनाव हुए कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं और जनता ने वोट दिया है, तो इसीलिए तो जीते हैं। अनीता जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से आपसे। देखिए, अभी समाज में जैसा भी हो रहा है, चाहे किसी भी नेता की पार्टी, किसी भी पार्टी के अंडर हो रहा है या फिर विपक्ष है या पक्ष है, ये सब बातें कहीं ना कहीं कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। हम रोज डिबेट करते हैं, रोज वहीं आ जाते हैं, रोज अपराध उसी श्रेणी में उसी लगातार उसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। लॉ और ऑर्डर, जरूरत है कि उनको सख्ती से पालना की जाए, नियमों में बदलाव जरूरी है, क्योंकि जो नियम आज से इतने साल पहले बन चुके हैं उनको आज के परिवेश के हिसाब से थोड़ा बदलना पड़ेगा। तरीका, जैसा कि सर ने अभी कहा है कि अपराधी को पकड़ने का, अपराधी से बात करने का, उसके उस विचारों को खत्म करने का वो तरीका भी बदलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, हमें अभी अपने समाज में, अपने घर पर ज़रूरत है अपने बच्चों को देखने की, उनको किस तरीके से हम बड़ा कर रहे हैं। कहीं हम जो हम व्यवहार कर रहे हैं, कहीं वही तो हमारे बच्चे नहीं सीख रहे। अगर हम में एग्रेशन है तो बच्चा वही सीखेगा। अगर हम ये एग्जाम्पल सेट करते हैं कि आप अपराध करो और छूट ठीक है, और बच्चों को बहुत कुछ सिखाने की जरूरत है। अगर हम
कहते हैं कि 10 सालों में बहुत कुछ परिवेश में चेंज आ गया है, तो जरूर यह है कि कानून को भी चेंज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो क्या जब इस तरह के अपराध होंगे, उन अपराधों के लिए एक नजीर कोई कानून या वो व्यवस्था जो सजा दी जाए वो बनेगी, या आने वाले वक्त में देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।